गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन के न्यूमेरिकल को मैं लास्ट करूँगा। कल मोशन इन अ प्लेन का न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी बनाना है। न्यूमेरिकल बनाने का कुछ आइडिया आपको लग गया होगा। आज की क्लास एंड होते हुए आपको और भी बहुत सारे आइडिया लग जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब जैसे एक क्वेश्चन है आपका, a body is projected vertically upward with a speed with a speed 40 meter per second. The distance traveled by the body in the last second of upward journey is पहला ऑप्शन है आपका 4.9 मीटर, सेकेंड ऑप्शन है 9.8 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 12.4 मीटर और फोर्थ ऑप्शन है 19.6 मीटर, ठीक है। और इसमें हमें एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है, दिया हुआ है, और जी की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। अगर क्वेश्चन में जी की वैल्यू गिवन नहीं हो तो हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। जनरली क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको जी की वैल्यू गिवन होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में है क्या, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ग्राउंड से उसको ऊपर की तरफ फेंका गया और उसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर मुझे पूछा जा रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नीज, मतलब ऊपर जाते हुए उसके एक लास्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। तो लास्ट सेकेंड का मतलब होता है, लास्ट सेकेंड का मतलब होगा 1 सेकेंड, बिल्कुल लास्ट सेकेंड। जैसे कोई बॉडी 5 सेकेंड के लिए चली है तो लास्ट सेकेंड का मतलब क्या हो गया, 4 सेकेंड टू 5 सेकेंड का इंटरवल, वही आपका लास्ट सेकेंड का इंटरवल है। तो अब आप ये देखिए, इसको बनाने का तरीका क्या होता है। ग्रेविटी में एक कंसेप्ट होती है, वो क्या होता है, जैसे मान लो जो बॉडी ऊपर गई है ना, आपने पढ़ा क्या है, जैसे ही बॉडी को मान लो किसी स्पीड से आप फेंकते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ का ये एग्जांपल ले लेते हैं कि ये 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंकी गई, तो जब ये बॉडी ऊपर जाएगी तो इसमें एक्सेलरेशन क्या लगेगा, ऊपर जा रही है तो माइनस जी लेंगे। माइनस जी लेने का मतलब हो गया कि इसकी वेलोसिटी जो है घटेगी, और घटते घटते क्या होगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। एक टाइम आएगा कि इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो ये पूरा सेक्शन कहलाएगा आपका अपवर्ड जर्नी, है ना, ऊपर जाते हुए जर्नी। तो अपवर्ड जर्नी में बॉडी कहाँ तक जाएगी, जहाँ तक उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए। जिस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी इसी को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम हाइट, है ना। तो मैक्सिमम हाइट वो पॉइंट है जहाँ पर बॉडी का फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाता है। अब इसके बाद बॉडी में क्या होगा, इस मैक्सिमम हाइट पे अभी भी एक्सेलरेशन काम कर रहा है, और वो क्या है आपका माइनस जी, मतलब ये तो कांस्टेंट है ना इस जगह पर, ये तो चेंज होगा नहीं। तो बॉडी जैसे ऊपर जाएगी
तो इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी, वो है -g, ये काम करेगा ही, ठीक है। और एक टाइम आएगा कि जब वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई मैक्सिमम हाइट पे, या हम ये कह सकते हैं जहाँ वेलोसिटी 0 होगा वही मैक्सिमम हाइट है। यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई जरूर, लेकिन इस पॉइंट पर अभी भी एक्सेलरेशन है, और इसी एक्सेलरेशन से बॉडी फिर नीचे की तरफ आने लग जाती है। अब काम की बात हमारी यहीं से स्टार्ट होती है। जैसे बॉडी ऊपर जाएगी फिर ऊपर से नीचे आएगी, ऐसे ये अपवर्ड जर्नी हो गया और ये डाउनवर्ड जर्नी हो गया, है ना, ठीक है। अब अगर मैं, चूंकि ये ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट मोशन हो रहा है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी में एनर्जी कंजर्व्ड होती है ना, कंजर्वेटिव फोर्स है तो एनर्जी कंजर्व्ड होगा, और एनर्जी कंजर्व्ड होने का मतलब हो गया कि उसे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं जो प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझिए कि यहाँ पे काम की चीज़ मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मान लो ऊपर चलते हुए 40 मीटर से बॉडी चला, तो जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा ना, तो इस स्ट्राइक करने के टाइम भी इसकी स्पीड क्या रहेगी, 40 मीटर पर सेकेंड। जितने स्पीड से फेंका है उतने ही स्पीड से वापस आके टकराएगा। पहली चीज़, कहने का मतलब सेम हाइट पे बॉडी का स्पीड सेम होता है। अब जैसे मान लो ये कोई टाइम है, ये कोई इंस्टेंट हमने ले लिया जो कि ग्राउंड से मान लीजिए h हाइट पर है, h कोई हाइट है, ठीक है, और इस टाइम ऊपर चढ़ते हुए स्पीड थोड़ी देर के लिए मानो कि 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो जब बॉडी ऊपर से घूम के वापस ऐसे नीचे आएगी ना, और जैसे इसी हाइट से क्रॉस करेगी सेम हाइट पे, तो सेम हाइट पे जैसे ऊपर चढ़ते हुए 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, तो नीचे आते हुए भी इसी हाइट पे 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगा। ये मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी न्यूमेरिकल नहीं बता रहा, अभी मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि एक हाइट पे ऊपर चढ़ते हुए और नीचे आते हुए स्पीड क्या होगा, सेम होगा, बस डायरेक्शन आप अलग अलग कर सकते हो। अगर हम स्पीड कहेंगे तो वो यही रहेगा, अगर वेलोसिटी की बात करें तो ये -10 हो जाएगा और ये +10 रहेगा, ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब काम की चीज़ क्या है यहाँ पे, अगर बॉडी यहाँ से यहाँ गई, कितने टाइम के लिए ऊपर गई ये क्वेश्चन में दिया नहीं है। यहाँ पे हमें पता है कि लास्ट सेकेंड, तो लास्ट तो ये हो गया ना, लास्ट ये हो गया, तो लास्ट का मतलब क्या हो गया, ये लास्ट जर्नी पॉइंट हो गया, यहाँ वेलोसिटी 0 हो गया। अब इससे हम ठीक 1 सेकेंड पीछे आ जाए, है ना, तो ये जो होगा लास्ट 1 सेकेंड होगा, लास्ट 1 सेकेंड ऊपर चढ़ते हुए, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ऊपर चढ़ते हुए ये जो वेलोसिटी आएगा वो लास्ट 1 सेकेंड का वेलोसिटी होगा, ठीक है। अब आपसे ये पूछा है क्वेश्चन में कि ये डिस्टेंस कितना होगा, क्वेश्चन में यही पूछा है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो हम इधर से भी बना सकते हैं, मुझे करना क्या पड़ेगा, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, s = ut + ½ at², है ना। तो अगर मैं यहाँ पर एक इस फॉर्मूले को लगाऊं तो मुझे यहाँ की वेलोसिटी चाहिए, यहाँ का टाइम चाहिए, सिर्फ मुझे एक्सेलरेशन पता है, और ना तो ये वेलोसिटी पता है, यहाँ की वेलोसिटी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, ये किस हाइट पे है वो भी पता नहीं। हमें बस इतना पता है कि इसको 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, और कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर सिर्फ एक्सेलरेशन पता हो तो इस तरफ से बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, ये लास्ट 1 सेकेंड है, यहाँ की स्पीड u है। अब मान लो बॉडी यहाँ से नीचे आई, वेलोसिटी 0 होने के बाद तो लौटेगी ना, तो यहाँ जितनी वेलोसिटी है वही वेलोसिटी यहाँ भी होगी, और लास्ट 1 सेकेंड फिर यही होगा, सेम हाइट वाला, ठीक है। मुझे ये हाइट निकालनी है h मान लीजिए, तो इसी चीज़ को मुझे निकालना था अपवर्ड जर्नी में क्या डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, मैं इसको अपवर्ड जर्नी में नहीं डाउनवर्ड जर्नी में बनाऊंगा, ठीक है, आंसर हमारा वही आएगा। तो हम डाउनवर्ड जर्नी में बनाना आसान हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब हम डाउनवर्ड जर्नी लेंगे तो फिर ये लास्ट 1 सेकेंड हमारे लिए टाइम 1 सेकेंड ही रहेगा,
यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी मुझे 0 मिलेगी क्योंकि ऊपर सेम हाइट पे वेलोसिटी सेम होती है। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 थी तो वो 0 से ही नीचे आएगा। एक्सेलरेशन इसकी -g हो जाएगी नीचे की तरफ। ठीक, अब मुझे ये डिस्टेंस निकालना h और टाइम मुझे पता चल गया ये 1 सेकेंड है, लास्ट 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालना था, मुझे निकालना था ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। इसको मैंने डाउनवर्ड जर्नी में बनाया, h मान लिया। अब देखिए ये बनाना क्यों आसान हो गया ऐसे। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे डाउनवर्ड जर्नी के लिए, है ना। तो डाउनवर्ड जर्नी के लिए मैं वही फॉर्मूला लगा दूंगा, s = ut + ½ at²। अब चूंकि ये नीचे आ रहा है तो नीचे वाली सारी चीज़ें निगेटिव होती है, तो s को मैं लिख दूंगा -h। यहाँ पर वेलोसिटी हो गई 0 × t प्लस हाफ एक्सेलरेशन हो गया आपका -g और t², यही है। अब टाइम तो हमारा 1 सेकेंड है तो t की जगह 1 आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे -h = ये तो 0 हो गया, प्लस माइनस हाफ g की वैल्यू हो गई 9.8 और टाइम हो गया 1²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें h की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल, 9.8/2 मतलब 4.9 मीटर, है ना। आंसर होगा 1, फर्स्ट ऑप्शन। तो आप देख सकते हो कि डाउनवर्ड जर्नी में बनाना कितना आसान हो गया। अब ये जो 1 सेकेंड का डिस्टेंस है यही डिस्टेंस यहीं पे होगा। ठीक है, तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी का कंसेप्ट है। किस तरह से बनाते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था आपको कि इस क्वेश्चन में मुझे अपवर्ड डिस्टेंस का अपवर्ड जर्नी में बताना था कितना आपको डिस्टेंस होगा लास्ट सेकेंड में, मुझे ये बताना था। इसके लिए मैंने डाउनवर्ड जर्नी का डिस्टेंस ले लिया और यहाँ पर बताया फाइनल वेलोसिटी 0 है तो यहाँ भी 0 होगी और लास्ट 1 सेकेंड में फिर हमारा हाइट आ गया। इस तरह से बना लिया हमने। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये क्या है, अ बॉडी इज मूविंग विथ variable acceleration a along a straight line. The average acceleration of body in time t1 to t2 is क्या होगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक बॉडी जो है वेरिएबल एक्सेलरेशन से चल रही है स्ट्रेट लाइन में। अ बॉडी इज ट्रैवलिंग विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रेट लाइन और हमें बताना है कि
t1 से t2 टाइम में एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है ना। तो जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सारे फॉर्मूले यहाँ नहीं लग सकते। क्यों? एक्सेलरेशन हमारा वेरिएबल है। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले तब लगते हैं जब आपका ये एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन आपका वेरिएबल है, और ये वेरिएबल एक्सेलरेशन ए से चल रहा है स्टार्टिंग से। अब मुझे बताना है कि t1 से t2 टाइम में इसकी एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी। तो देखो हम डेफिनेशन यूज करेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। जैसे एवरेज एक्सेलरेशन की बात आई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ये साइन एवरेज का होता है, तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो टाइम तो आपको पता है, टाइम कितना गया आपका t1 टू t2। ठीक है, तो टाइम इंटरवल एक्चुअली क्या हो गया आपका t2 माइनस t1, है ना। t1 टाइम से t2 टाइम तक गया, तो चेंज इन टाइम आपकी t2 माइनस t1 हो गई। अब चेंज इन वेलोसिटी लेना है, तो चेंज इन वेलोसिटी, जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो यहाँ पर आप एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो कौन सा टाइम लेंगे, चूंकि वेरिएबल है तो हमें यहाँ पे इंटीग्रल लगानी होगी ए डी टी, और टाइम आ जाएगा इसका t1 टू t2, है ना। तो एक तरह का ये न्यूमेरिकल जो है आपका एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला भी हो गया, और हमें ऐसे बनाना है। तो एवरेज एक्सेलरेशन इंटीग्रल ए डी टी t1 टू t2, ये जो क्वांटिटी ऊपर बताई गई ये चेंज इन वेलोसिटी है, और डिवाइड बाय टाइम आपका t2 माइनस t1। ठीक है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल moving along x-axis is given by x is equal to minus 2tq प्लस 3t स्क्वायर प्लस 5, है ना। इस इक्वेशन से दिया हुआ है, और ये मीटर है, ये वैल्यू किस में आएगी, मीटर में। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल at the instant its velocity becomes zero is its velocity becomes zero is क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है
कि एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस में चल रही है और एक्स एक्सिस में चलते हुए उसकी जो पोजीशन है वो टाइम की फंक्शन है। मतलब टाइम की फंक्शन का मतलब x इज इक्वल टू -2t³ प्लस 3t² प्लस 5 मीटर, ये पोजीशन दिया हुआ है। अब आपसे ये पूछा है कि मुझे उस टाइम पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताओ जब वेलोसिटी जीरो है। मतलब जिस टाइम पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी उस टाइम पे मुझे बताना है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन तब निकालनी है जब वेलोसिटी जीरो हो जाए, या जिस टाइम पे वेलोसिटी जीरो होगा उसी टाइम पे एक्सेलरेशन बताना है। तो मुझे दोनों इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, पहले वेलोसिटी का और फिर एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो इक्वेशन क्या दिया हुआ आपको, x इज इक्वल टू -2t³ प्लस 3t² प्लस 5, ये डिस्टेंस का फंक्शन है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और ये कितना हो जाएगा, -tq का डिफरेंशिएट करेंगे तो 3t² मतलब -6t² प्लस 6t और 5 का 0, ये जो आया आपका वेलोसिटी आया। ये डिस्प्लेसमेंट फंक्शन इक्वेशन है, ये वेलोसिटी फंक्शन इक्वेशन है। तो डिस्टेंस को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गई। अब मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज -12t प्लस 6, ये एक्सेलरेशन आ गया। तो अब देखिए, इससे मैंने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का इक्वेशन निकाल लिया टाइम फंक्शन का। मुझे एक्सेलरेशन निकालना था उस टाइम जब वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस देखूंगा कि कितने टाइम पे वेलोसिटी जीरो हुई है। तो फ्रॉम 2 मैं इस वेलोसिटी जो है इसको जीरो कर दूंगा, -6t² प्लस 6t। तो इससे मुझे टाइम निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा टाइम, इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम आ जाएगा आपका 1 सेकेंड। मतलब ये मुझे पता चल गया कि 1 सेकेंड पे वेलोसिटी जीरो हो रही है ना। तो इस टाइम पे वेलोसिटी जीरो हुई तो इसी टाइम पे मुझे एक्सेलरेशन बताना है। तब t की वैल्यू हम थर्ड में डाल देते हैं। तो फ्रॉम 3 एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड इज इक्वल टू -12, टाइम की जगह 1 डालो प्लस 6, तो कितना हो जाएगा, ये -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। यही आंसर है। मतलब 1 सेकेंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी जीरो हुई, हाँ, और उसी 1 सेकेंड पे आपका एक्सेलरेशन आ गया -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। देखिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, for a body moving with
for a body moving with uniform acceleration along a straight line the variation of the velocity v with position x is represented by अब देखो यहाँ पे 4 ग्राफ दिए हुए हैं आपको। पहला ये x है, ये v है, ये ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ है आपका, ये x है, ये v है, इस तरह से दिया हुआ है। तीसरा ग्राफ है आपका, ये x है, ये v है, यूं दिया हुआ है। और फोर्थ ग्राफ है आपका, ये x है, ये v है, ये दिया हुआ है। ठीक है, 4 ग्राफ हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा ग्राफ सही होगा। और क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन क्या था? बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में चल रही है और इसकी एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है। ठीक है, बस इतना ही से दिया हुआ है ना कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है और इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो आप देखो ग्राफ दिया हुआ किस चीज़ का है, एक वेलोसिटी का है और एक डिस्टेंस का है। ठीक, तो वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? कांस्टेंट। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी और डिस्टेंस में कौन सा रिलेशन होता है? इक्वेशन ऑफ मोशन 3 पढ़े थे ना, तो एक क्या हो जाएगा आपका, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना, यहाँ s की जगह मैं x लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक, यही रिलेशन होता है। तो अब आप ये देखो कि इस v स्क्वायर जो है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया x का। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये रिलेशन आ जाएगा। u आपका इनिशियल बॉडी है, जब वो चलना शुरू करेगी तो वेलोसिटी मान लो कुछ होगी जो चेंज नहीं होगा, है ना, उस यूनिक वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद तो वो चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी तो डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन पे, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v स्क्वायर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा x का। तो उस हिसाब से v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ कौन सा होगा आपका? ये वाला। मैथमेटिक्स में पाराबोला में एक ग्राफ होता है ना, उसको आप लोग याद कर लीजिए। क्या होता है वो? जैसे मान लो मैं 2 एक्सिस लिख दूँ, पाराबोलिक कर्व जो होता है, जैसे मैं इसको y लिख दूँ और ये y, इसको x लिख दूँ, इसको y लिख दूँ। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ ऐसे बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पाराबोला है, इस ग्राफ का नाम हो जाएगा y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, अगर मैं ग्राफ ऐसे बना दिया तो इसका मतलब हो गया x स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू y। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, मैथमेटिक्स में पढ़ना होता है। तो यहाँ पर ये ग्राफ ऐसे आएगी। चलिए, आंसर ये होगा 3rd। ठीक है, मिटाता हूँ। अब क्वेश्चन में ये है कि आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, फिर से ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है,
एक्स एक्सिस पे आपका टाइम दिया हुआ है इस तरफ, और इस इधर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। और दो ग्राफ दिए हुए हैं आपके, ये ए बॉडी का है और ये बॉडी बी का है। इन दोनों का जो एंगल बाइसेक्टर है ये भी दिया हुआ है, और ये वाली एंगल यहाँ से यहाँ तक ये 45 डिग्री है, ठीक है। और ये दोनों एंगल, ये 15 डिग्री है और ये भी 15 डिग्री है। बात समझ में आए? ये जो डॉट डॉट लाइन है एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये 15 और ये डॉट लाइन का एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल है 45 डिग्री। तो ये ग्राफ जो बना है दो बॉडी का बना है, एक बॉडी ए का और बॉडी बी का। आपसे पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ ए बाय वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बी कितना होगा ये बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है? स्लोप होता है। तो कहने का मतलब VA बाय VB को मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, स्लोप ऑफ लाइन A डिवाइड बाय स्लोप ऑफ लाइन B। अब स्लोप tan थीटा होता है तो A का एंगल कितना है? देखो ये डॉट लाइन का एंगल है 45, ये है 15, तो ये वाली एंगल कितनी आ जाएगी? 45 माइनस 15 30 डिग्री। मतलब A की जो स्लोप है वो tan 30 डिग्री हो गई। अब B का क्या हो जाएगा? यहाँ तक 45 और ये 15 है, तो ये एंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया आपका? 60 डिग्री। तो B की स्लोप हो गई tan 60 डिग्री, है ना। tan 30 होता है 1/√3 और tan 60 होता है √3। सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 आ गया। तो रेशियो स्पीड की कितनी आ गई? VA बाय VB इजकल टू 1/3। ये आंसर है। अब आपसे इसमें यह भी पूछा जा सकता था कि किसकी स्पीड ज़्यादा है। तो इधर से देखो VB इज इक्वल टू 3VA, मतलब B की स्पीड ज़्यादा है। और अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो आप ये देखिए, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो स्लोप ज़्यादा किसकी है? B की, 60 डिग्री है, इसलिए B का स्पीड ज़्यादा होगा। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग एग्जाम में आ चुके हैं, है ना। जेईई मेन में आ चुका है, या नीट में आ चुका है, या एडवांस में आ चुका है। ये सब पहले आ चुके हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जैसे क्वेश्चन है आपका, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल is given। मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ इट स्टार्ट्स एट t इज इक्वल टू 0, मतलब अगर बॉडी जो है या पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हुआ, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड in 3 सेकेंड विल बी। मतलब आपको इस क्वेश्चन में एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है,
ठीक है, क्या दिया हुआ है ये 0, इधर एक्सेलरेशन है और इधर टाइम है। ये एक्सेलरेशन आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है और ये टाइम जो है आपका सेकंड में है। तो मान लो ये ग्राफ है ऐसे 1 सेकेंड, फिर 2 3, ऐसे ग्राफ दिया हुआ है। ये 2 हो गया और ये 3 हो गया और ये वैल्यू आपकी हो गई -2, है ना। एक्स ये ग्राफ है आपका, मतलब ये क्या शो कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये क्या शो कर रहा है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और पॉजिटिव है। ये वैल्यू है आपकी 2, मतलब 0 to 1 सेकेंड +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। और 1 to 2 क्या हो गया एक्सेलरेशन 0, ये 0 पे आ गया, स्लोप 0 हो गया। तो 0 to 1 सेकेंड, मतलब ग्राफ को समझने में मुझे क्या लग रहा है आपका 0 to 1 सेकेंड एक्सेलरेशन है आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। फिर 1 to 2 सेकेंड, 1 to 2 सेकेंड एक्सेलरेशन क्या निकल के आ गया आपका 0, क्योंकि सीधी लाइन है वो भी 0 पर है ना। अब 2 to 3 सेकेंड, 2 to 3 सेकेंड एक्सेलरेशन आपका क्या है कांस्टेंट है, सीधी लाइन है और -2 है, तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये कांस्टेंट है। ठीक, इतना आप सबको समझ में आ गया। अब मुझे बताना क्या है कि डिस्टेंस, क्वेश्चन ने पूछा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो मुझे ना इस डिस्टेंस, जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस का डेफिनेशन पे आ जा। डिस्टेंस को मैं वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकता हूँ, डिस्टेंस को या वेलोसिटी को डिस्टेंस बाय टाइम लिखते हैं। तो डिस्टेंस क्या होगा वेलोसिटी इंटू टाइम, मतलब इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया बना लूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो जैसे वेलोसिटी और ये टाइम है, टाइम है आपका 1 2 3, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब आप ये देखिए, इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। 0 to 1 सेकेंड मैंने बताया एक्सेलरेशन क्या है आपका कांस्टेंट, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनानी है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देगा एक्सेलरेशन, स्लोप मतलब tan थीटा। तो ये 1 सेकेंड तक ये सीधी लाइन आएगी, ये सीधी लाइन क्या शो कर रही है, यहाँ पे अगर आप स्लोप निकालोगे, मान लो ये थीटा निकाला tan थीटा, तो ये एक्सेलरेशन होगा और ये चेंज नहीं हो रहा। और ये एक्सेलरेशन कितनी है आपकी, है ना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो वेलोसिटी कितना हम लिखेंगे 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड तो यहाँ पे आ गया ना आपका, ये 1 सेकेंड है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी बाय टाइम। तो अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम 1 सेकेंड, तो ये 1 सेकेंड मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम हमारा 0 to 1 सेकेंड के लिए वेलोसिटी हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। कैसे किया आपको समझ में आ गया। अब 1 to 2 सेकेंड में एक्सेलरेशन 0 है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन 0 कब होगा, जब ये बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, है ना 2 सेकेंड पर 1 to 2 सेकेंड स्लोप 0, तो एक्सेलरेशन 0। कहने का मतलब 0 to 1 सेकेंड वेलोसिटी बढ़ी है और यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड हुआ। 1 to 2 सेकेंड पर वेलोसिटी कांस्टेंट रह गई। अब आ जाओ 2 to 3 सेकेंड एक्सेलरेशन माइनस है, मतलब माइनस स्लोप ऐसे आएगा। तो ये मैंने आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया। इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को देख के ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गई।
अब मुझे निकालना है डिस्टेंस, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? एरिया। इसका जो मैं एरिया निकालूंगा वो डिस्टेंस देगा, ठीक है। तो अब मैं लिख दूंगा यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल in 3 seconds is equal to area of velocity time graph। तो इस 3 सेकेंड का एरिया निकाल लो। ये क्या है आपका? ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज। तो इसका कैसे निकलता है एरिया? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये दोनों पैरेलल साइड है, तो ये है 3 और ये क्या है 1, ये 1 है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो हो जाएगा हाफ इंटू 3 + 1, ये 3 और ये 1 टाइम है ये, तो ये सेकेंड हो गया, इंटू हाइट। ये हाइट क्या हो जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड गया, ये 2 भी गया, तो क्या बचा 4 मीटर। यही आंसर हो गया। ठीक, कैसे बना क्वेश्चन समझ में आया? तो एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं आपको समझ में आया? तो जब भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन हो और आपको डिस्टेंस निकालना हो तो यही मेथड है बनाने का। मतलब मुझे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को पहले रीड करना है कि कितने टाइम पे क्या एक्सेलरेशन है, कब पॉजिटिव है, कब जीरो है, कब निगेटिव है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें उस टाइम इंटरवल के हिसाब से वेलोसिटी आइडेंटिफाई करना है। और जैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन जाएगा तो आप फिर उसका एरिया निकालो तो वो डिस्टेंस बन जाएगा आपका। यही हमें निकालना था। तो ऐसे क्वेश्चन ही जनरली आते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोग, मैं बार बार कर रहा हूँ कि फिजिक्स में अगर आप लोग घर पे नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी नहीं बनाएंगे तो फिजिक्स समझ में नहीं आने से रहा, आपको वो समझ में नहीं आएगा। पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने का मतलब होता है रफ करो, कॉपी पेन लेके बैठो, या आपके पास ब्लैक बोर्ड है, चौक है, तो उसी को लेके शुरू कर दो बनाना, तभी आपका फिजिक्स होगा। ठीक, चलिए अब जैसे क्वेश्चन है, अ बॉल इज नहीं 2 trains of length 100 meter moving parallel towards each other at speed 72 km/h and 36 km/h respectively. In how much time
in how much time will they cross each other? Will they cross each other? ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि दो ट्रेन है और दोनों की लंबाई जो ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है और वो लोग पैरेलल चल रहे हैं एक दूसरे की तरफ, पैरेलल टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब एक ट्रेन ऐसे चल रही है और दूसरी ट्रेन यूं चल रही है, पैरेलल चल रही है और एक दूसरे के अपोजिट चल रही है ना, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है और दोनों की स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों ट्रेन इसी स्पीड से चल रहा है। नहीं, एक का 36 है, एक का 36 है, ये 36 है ना, और दोनों की लेंथ जो है 100 मीटर है। ये भी 100 मीटर का है, ये भी 100 मीटर लंबी ट्रेन है। तो आपको बताना है कि कितने टाइम में दोनों क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी एक तो ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा कि देखो इनकी लेंथ तो मीटर में दी हुई है, सही है, और स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में है। तो मुझे एक सिस्टम में वैल्यू रखनी होती है। तो इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, आपको बताया था क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा और इसकी स्पीड हो जाएगी 36 इंटू 5/18, 10 मीटर पर सेकंड, है ना। अब आप ये देखिए, मुझे बताना है कि कितने टाइम में ये एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ये ट्रेन है और ये दूसरा ट्रेन है, इसको इधर जाना है, इसको इधर जाना है, दोनों क्रॉस करेगा एक दूसरे को, यही क्रॉसिंग टाइम निकालनी है। तो क्रॉस करने के लिए कोई भी एक, इसे ले लो या इसे ले लो, अगर इनकी लेंथ 100 मीटर है तो इसको क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, अपना 100 और दूसरे का भी 100। मतलब ये इसको पूरी तरह क्रॉस कर तभी कर पाएगा जब ये 200 मीटर चल पड़े। इसके लिए भी वही बात है, इसको अगर इसको क्रॉस करना है यहाँ से तो 200 मीटर चलेगा तभी क्रॉस करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है। तो 20 + 10 कितना आ गया, ये 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाई रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस आपका हो गया 200 मीटर और रिलेटिव स्पीड आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। तो सॉल्व करेंगे तो ये टाइम आएगा आपका 20/3 सेकेंड, मतलब 6.67 सेकेंड। इतने टाइम में दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा। ठीक है,
ठीक है, तो अब आप लोग बनाएंगे तो बन जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास भी जो सेट है उसमें आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मैंने बना दिए हैं, लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि आप एनसीईआरटी बनाएं, है ना, तो उसी से आपका सारा कुछ बनेगा। हाँ, सब बन जाएंगे। आसान क्वेश्चन ही है, आपको देखना है और बनाना है सीधा। ठीक है, कल मैं मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट करूँगा। कल मोशन इन अ प्लेन के न्यूमेरिकल करेंगे, मतलब प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन करेंगे कल सिर्फ। ठीक है, चलिए। और कंपटीशन में मिक्स क्वेश्चन आते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपका सीधा इसी चैप्टर से आएगा, तो सबका बेसिक